अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और जनाब, हुकूमत और पीडीएम दोनों की तरफ से चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। हुकूमत की जानिब से सादिक संजरानी उनके चेयरमैन के कैंडिडेट होंगे, जबकि पीडीएम के मुत्तफ़िका उम्मीदवार होंगे यूसुफ रजा गिलानी साहब। जनाब, लेकिन मामला इससे थोड़ा दिलचस्प हो गया है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन होगा, इसके मामले के ऊपर आज एक बड़ा दिलचस्प चीज़ सामने आई है। जहां पीडीएम ने अपने मुत्तफ़िका उम्मीदवार का ऐलान किया, एक इजलास हुआ जिसमें अब्दुल गफूर हैदरी JUIF के रहनुमा है, उनके नाम पर इत्तफाक हुआ। वहाँ एक वीडियो सामने आई है जिसमें हुकूमती रहनुमा वफाकी वजीर हैं परवेज़ खटक साहब, वो मुलाकात करने गए अब्दुल गफूर हैदरी साहब से, और उसके बाद निकले, राहदारियों में चल रहे थे, मीडिया ने गुफ्तगू करना चाहिए तो परवेज़ खटक साहब ने दरमियान में लुकमा देते हुए ये बताया कि हुकूमत ने भी पेशकश की है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी उनकी तरफ से डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हो। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। PTI के JUIF और इसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुतल्लिक जो ख्यालात हैं, तनकीद है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को ये पेशकश होना, फिर पीडीएम के सरबराह भी हैं मौलाना फजलुर रहमान, और ख़ास तौर पे उससे कुछ ही देर पहले मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के नाम का पता भी चला कि अपोजिशन की तरफ से डिप्टी चेयरमैनशिप के लिए उनको नामजद किया गया है। तो इस सब में ये गुफ्तगू होना, परवेज़ खटक साहब का ये पेशकश करना, और फिर जो बॉडी लैंग्वेज वहाँ पर थी कि हंसी मजाक भी चल रहा था, इस सब पर एक नई बहस छिड़ गई है। इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी अपडेट शामिल कर लें कि जनाब, हमारे नुमाइंदे वक़ार सत्ती के मुताबिक मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने इस पेशकश को रद्द किया है। उन्होंने कहा है जी, जिस अंदाज में गुफ्तगू हुई है मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, और साथ ही साथ कहते हैं कि जी हुकूमती वजीर अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए मामले को तूल दे रहे हैं। अभी सारा मामला है क्या, किस तनाजुर में, अपने एनालिस्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस तनाजुर में JUIF के रहनुमा को इस तरह की पेशकश सियासत है या मुनाफकत? ये दोनों ऑप्शंस हैं और बुनियादी सवाल है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, मुनीफ फारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब और बेनजीर शाह साहिबा। मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले तो आप किस तरह से एनालाइज करते हैं इस बड़ी दिलचस्प सूरत हाल को? क्या समझ रहे हैं, क्या अंदर बात हुई होगी, हुकूमत वाकई में पेशकश करेगी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को, या फिर एक शोषण छोड़ा है हुकूमत ने, परवेज़ खटक ने? नहीं, ऑप्शन तो मैं सियासत का लूंगा, मैं नहीं कहूँगा कि ये मुनाफकत है, क्योंकि एक तो ये कि अभी ये कितनी संजीदा पेशकश है इसका नहीं पता। लेकिन ये कि परवेज़ खटक का उनसे मिलना, और परवेज़ खटक जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जो बिल्कुल बैक सीट पे चले गए थे उनको अब फ्रंट सीट पे ले आया गया है, क्योंकि जहांगीर तरीन नहीं है। तो जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक ही माजी में ये सारी पॉलिटिकल मैनूवरिंग वगैरह ये परवेज़ खटक ही किया करते थे और जहांगीर तरीन। तो परवेज़ खटक के एक्टिव होने से बात तो बहुत आगे की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आइंदा केपी के अंदर जो अगर कोई तब्दीली की सूरत हाल बनती है तो ऐन मुमकिन है कि परवेज़ खटक को वापस वहाँ भेज दिया जाए। लेकिन अदरवाइज मुझे ये सियासी मूव ही लगती है, क्योंकि जाहिर है अगर ये सीरियस मूव होती तो इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि चूंकि चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार भी बलूचिस्तान से हैं, तो डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार बलूचिस्तान से हुकूमती इत्तेहाद के, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है कि ये संजीदगी दिखाई जा रही है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली इसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आमतौर पे जब हम कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इसमें हम फेडरेशन का ज़रूर ख्याल रखते हैं आमतौर पे कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो सिंध से हो तो प्राइम मिनिस्टर किसी और सूबे का हो, और इसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर। तो अभी तक तो ये सियासत है, लेकिन मज़े की सियासत है, क्योंकि JUI को ये ऑफ़र करना ही, अगर परवेज़ खटक साहब ने, ज़ाहिर है परवेज़ खटक साहब ने ऑफ़र की होगी तो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से की होगी। तो एक जिनके सरबराह को इमरान खान 2 नंबर कहते हैं, उनको 1 नंबर की पेशकश जो है वो बड़ी मज़े की चीज़ है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा संजीदगी का पहलू मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि टेक्निकली 2 नंबर की पेशकश ही की है, 1 नंबर तो चेयरमैन सेनेट हुए ना। ने भी, हाँ, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी ने या PDM ने भी जिस तरह MQM को पेशकश की है डिप्टी चेयरमैन की, तो अभी तो ये पॉलिटिकल वो चल रही हैं चीजें, तो इसको मुनाफकत वगैरह, उससे ज्यादा जो अहम बात है वो बलूचिस्तान के अब्दुल कादिर साहब को इमरान खान जो है वो PTI का वो जो पहना रहे हैं, अपना जिसे हम कहें कि
उसको हम फ्लैग कहेंगे, क्या कहेंगे, शमूलियत लेकिन उन्होंने बाकायदा इख्तियार कर ली है पीडीएम में, उसके बाद वो बड़े स्कार्फ मजे की, पहनाया क्योंकि इमरान खान साहब ने, पीटीआई गले मिले उनसे। हाँ, यानी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि बलूचिस्तान में पहले नॉमिनेट किया पीटीआई ने, फिर पीटीआई बलूचिस्तान के कहने पे उनका टिकट वापस लिया गया, फिर वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए, फिर पीटीआई ने अपना उम्मीदवार विड्रॉ किया, फिर वो बाप ने उनको सपोर्ट की और पीटीआई ने उनको सपोर्ट की, और अब माशाल्लाह वो पीटीआई का हिस्सा हैं। तो ये जहां हम ये कहते हैं, जहां अखलाकियात के बहुत हमें लेक्चर दिए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, तो जी, ये कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे, और इसी तरह यही सूरत हाल अपोजिशन की है, लेकिन हो ये सियासत ही रही है। ठीक है, ठीक है। ये अब्दुल कादिर वाली सूरत हाल के ऊपर तो मैं भट्टी साहब से भी पूछूंगी और आपके पास वापस भी आऊंगी, लेकिन इरशाद भट्टी साहब, ये बड़ा यहाँ पे बड़ा सवाल है कि क्या समझते हैं, हुकूमत संजीदगी से ऑफर किए अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, या फिर ये ऐसे ही शोशा था? मैडम शेख, जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने इस पर तरदीद की और जिस अंदाज से तरदीद की है, वो मेरे ख्याल से तमाचा है तरीके इंसाफ के वफ्द के मुंह पर। और ये मुनाफकत भी है, सियासत भी है, बल्कि यूं कह लें, बल्कि मेरा ऑप्शन लिख लें कि ये मुनाफकत भरी सियासत है। असूल लेस सियासत, मंतक लेस सियासत, इखलाकियात लेस सियासत। मैडम शेख, क्यों है ये मुनाफकत भरी सियासत? आपको याद होगा, इमरान खान अमेरिका के दौरे पर गए पहली और वहाँ जाकर फरमाया पहली असम्बली है जो डीजल के बिना चल रही है। आज ये क्या करने गए थे वहाँ? उनके पास अपनी पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डलवाने गए थे, बस गाड़ी का पेट्रोल मुक गया। दूसरी बात है कि उस वक्त भी, अगले दिन ही, उस वक्त चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे संजरानी साहब के, अगले दिन ही तरीके इंसाफ का वफ्द मौलाना साहब के घर पहुंच गया था संजरानी साहब के लिए वोट मांगने की या हिमायत लेने की। ये क्यों है मुनाफकत भरी सियासत मैडम शेख? मौलाना 2 नंबर हैं। ये मेरे कायदे इनकलाब इमरान खान ने एतमाद का वोट लेने के बाद जो अभी 2-3 दिन पहले तकरीर फरमाई है, इसी 2 नंबर को इमरान खान ने, याद रहे कि वजारत उज़्मा के लिए वोट दिया था नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में। ये क्यों है मुनाफकत भरी सियासत? जब इमरान खान 2013 से अपोजिशन में थे, इनकी 1 सीट थी या वो 1 भी सीट नहीं थी, तब वो मौलाना साहब के साथ, मतलब इन्हीं 2 नंबर मौलाना साहब के साथ अपोजिशन इत्तेहाद में हुकूमत के खिलाफ सरगर्म अमल भी रहे। ये क्यों है मुनाफकत भरी सियासत मौलाना मैडम शेख? इमरान खान साहब ने अभी कल ही एतमाद का वोट लेने के बाद कहा कि मैं इन्हीं चोरों, डाकुओं, लुटेरों के खिलाफ लड़ूंगा, सब छोड़ जाएं मगर मैं अकेला लड़ूंगा। 2 दिन बाद परवेज खटक ANP के घर पहुंचे हुए थे, वो 4 सद्दा या वली बाग में, और आज मौलाना साहब के दस्ते रास्त को वोट देने की हामियां भरवा रहे थे या उनके पास पहुंचे हुए थे। ये क्या करने जाते हैं मैडम शेख? छोड़ दें कि ये पेशकश कैसी है, संजीदा है, गैर संजीदा है, कैसी है। ये क्या करने जाते हैं उन लोगों के पास जिनके खिलाफ हमें भाषण देते रहते हैं, अखलाकियात के, असूलों के, मंतक के, जो चोर भी हैं, जो लुटेरे भी हैं, जो डाकू भी हैं, जो इस मुल्क की तबाही के मुजब भी हैं। एक चेयरमैन सेनेट पर, 1 सीट पर बस ये मर मुक जाते हैं। ये क्यों है मुनाफकत भरी सियासत मैडम शेख? इमरान खान यही कंप्रोमाइजेस, यही समझौते, यही सियासत बदलने आए थे। इनकी जमात अपने फायदे के लिए आज वही कुछ कर रही है जिसके खिलाफ वो जद्दोजहद कर रहे थे और जिसके खिलाफ जो पहले होता आया है। तो मैडम शेख, ऑप्शन 2 हैं, आप हारें या जीतें, आप खड़े रहें या बैठ जाएं। तारीख आपको कैसे याद करती है? आपके एक्शन से। आपके एक्शंस क्या हैं? एक्शन ये है कि आप हर रोज पहुंच जाते हैं उन्हीं के घर जिनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं और बातें हमें सुनाते रहते हैं, ऊंची दुकान, फीका पकवान। ये मुनाफकत भरी सियासत है। ठीक है, मुनाफकत भरी सियासत है। हसन निसार साहब, अजीब सा ही सवाल है आपका। सियासत तो होती ही मुनाफकत है। ये तो 2 अलग चीज़ें तो है नहीं, ये तो आई डोंट नो, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अच्छा, हमने इसमें जो कमाल किया है वो ये है कि इसमें निजासत और खबासत भी ऐड कर दी है। अच्छा, लेकिन अब देखना ये है कि इसका हतमी और फाइनल जवाब क्या आता है। और फिर बहुत ही अहम बात जिसकी तरफ बाकी दोस्तों ने भी इशारा किया है, कहीं ये छेड़छाड़ी तो नहीं है।
तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और देखें इस मुल्क के रहनुमा और इस मुल्क की क़यादतें क्या करती हैं, बस इससे ज़्यादा क्या है। ठीक है, बेनज़ीर शाह साहिबा, आप किस तरह से सूरत हाल को देख रही हैं? भट्टी साहब के तज्जिए से मुझे थोड़ा सा, क्योंकि उनके पास दारुल हुकूमत में बैठे हैं तो खबरें भी होती हैं, तो ऐसा मुझे लगा है कि ये संजीदा पेशकश थी। तो अब राना सनाउल्लाह साहब इसके ऊपर ये कहते हैं कि जी पीडीएम में फूट डालने की कोशिश है। आप इसको कैसे एनालाइज कर रही हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ना सवाल तो ज़्यादा ज़रूरी हमें पूछना चाहिए कि इत्तेहादी जो पीटीआई के इत्तेहादी जमातें हैं वो क्या सोच रही हैं, क्योंकि वो तो कह रही होंगी कि मैं हूं ना, तो फिर आपने ऑपोजिशन को क्यों ये डेप्यूटी चेयरमैनशिप की का ओहदा जो है और नॉमिनेशन दे दिए है, जिनके बारे में आप कहते थे कि वो चोर हैं, डाकू हैं, उसमें से कुछ गद्दार भी हैं। तो इत्तेहादियों को, मेरे ख्याल से इत्तेहादी वैसे इतनी इस बात से खुश शायद नहीं होंगे। लेकिन जो एक बड़ी अजीब सी बात है अलीना, वो ये है कि जो अभी सेनेट में मौजूदा सबसे बड़ी जो सियासी जमात है वो पीटीआई है, लेकिन ना ही पीटीआई ने सेनेट चेयरमैनशिप के लिए किसी को अपनी पार्टी में से नामजद किया है और ना ही डेप्यूटी चेयरमैनशिप के लिए। मतलब बड़ी अजीब सी बात है, दो बड़े अहम ओहदे हैं और दोनों में पीटीआई ने अपने किसी कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया। अच्छा, जहां तक ये डेप्यूटी चेयरमैनशिप की बात है अब्दुल गफूर हैदरी को नॉमिनेट करने की, इसकी एक वजह तो मुझे लगता है कि ये है कि शायद हुकूमत चाहती है कि ऑपोजिशन गिलानी साहब की कैंडिडेसी को विड्रॉ कर ले और संजरानी साहब को सेनेट चेयरमैन बनने दे। क्योंकि देखिए सेनेट में ऑपोजिशन की अक्सरियत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, उनके पास नंबर भी पूरे हैं और हमने माजी में ये भी देखा है कि जब भी खुफिया बैलेट होता है तो बैठे बैठाए पीपल्स पार्टी को किसी ना किसी तरह फायदा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों चीजों को देख के शायद उन्होंने फैसला किया है कि एक ऑपोजिशन को एक किस्म की ऑलिव ब्रांच जैसे कहते हैं वो दिया है कि आप शायद गिलानी साहब की कैंडिडेसी वापस ले लें। एक और जो चीज इसमें ये है कि वो कल रात को पीडीएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी ये लगता है कि ऑपोजिशन एक बात पे डटी हुई है, वो ये है लॉन्ग मार्च। तो शायद उसको भी रोकने का ये एक तरीका है कि ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च की तरफ ना जाए, क्योंकि देखिए अगर डेप्यूटी चेयरमैन जेयूआईएफ के हैं तो क्या डेप्यूटी चेयरमैन लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या डेप्यूटी चेयरमैन इस्तीफों का ऑप्शन लेंगे या नहीं लेंगे। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए हुकूमत ने एक किस्म का फीलर छोड़ा है देखने के लिए कि ऑपोजिशन जो है वो टेबल पे आती है बात करने के लिए या नहीं। ठीक है, टेस्ट एक फीलर है, आपको लग रहा है हुकूमत ने छोड़ा है देखने के लिए कि हवा का रुख किस तरफ है या किस तरह से चीजें टर्न आउट कर सकती है। मुनीफ फारूक साहब, वजह क्या हो सकती है हुकूमत की ये नामजदगी पर, ये बात करने पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पहले तो मैं भी थोड़ा सा इस पे मुझे भी शक है कि ये कितनी संजीदा ऑफ़र है। चलते चलते बात हुई है, क्योंकि जहाँ तक तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नॉर्मल उनका रवैया है, मेरे ख्याल में जब इस पर ज़रा डिबेट अब क्योंकि शुरू हो जाएगी तो आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ द डे वो कहेंगे हमने तो ऐसे ही बात की थी, वज़ीर-ए-आज़म तो बड़े सख्त खिलाफ हैं, ऐसी की तैसी। कौन मौलाना गफूर हैदरी साहब, बिल्कुल ऐसी की तैसी, क्योंकि वो अंदाज भी थोड़ा इस तरह से था ना, कंधे पे हाथ रखा सादिक संजरानी साहब के और फिर हंसते हुए। वो उनका एक जो कैरेक्टर है एज अ जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, द वे दे कंडक्ट देमसेल्व्स, वो बड़ा अच्छा उनको आता है स्पिन करना भी, कोशिश वो पूरी करते हैं, लेकिन मसला ये कि एवरी टाइम दे ट्राई टू स्पिन दे एक्सपोज देमसेल्व्स फर्दर। वो ये उन्होंने करने की कोशिश की है। बहरहाल ठीक है, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर सकता कि सियासत के अंदर एक बड़ा हैवी डोजेज होती है मुनाफकत की। आप उन लोगों के पास भी यू वार्म अप टू द पीपल जो आपके जिनको आप देखना भी शायद पसंद नहीं करते, लेकिन अपने सियासी मफाद के लिए करते हैं। लेकिन जो हम क्यों सवाल करते हैं तहरीक इंसाफ से, या बार बार हम उनको ये कोई चीज़ आ जाती है तो हम क्यों या वो हाईलाइट ऑटोमेटिकली खुद क्यों हो जाती है, वो इसलिए वो पोजीशंस हैं जो पिछली बातें तो छोड़ दें, अब की इमरान खान साहब की बहसियत जनाब वज़ीर-ए-आज़म के, जब से वो वज़ीर-ए-आज़म हैं 2.5 साल से, जो उनकी अब की पोजीशंस हैं वो उनसे भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती हैं। और मज़े की बात यह है कि गिट्टे गोडे जोड़ के तमाम मतलब वज़ीर-ए-आज़म तो फरमा देते हैं, उनकी काबीना तर्जुमानों की फ़ौज वो गिट्टे गोडे जोड़ के उसको फिर जस्टिफाई करने पे लग जाती है। मैं अभी रिसेंटली एक हमारे अजीज़ हैं, दोस्त ही हैं हमारे, वफाकी वज़ीर हैं, उनसे मुलाकात हुई, यकीन मानिए वो बसद एहतराम कई इतनी शैलो गुफ्तगू करते हैं, इवन ऑफ द रिकॉर्ड भी ये लोग, कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि भाई अब तो कैमरा ऑफ है, ये चूरन तो ना बेचें, आपको खुद पता है जो आप कह रहे हैं वो गलत है, दैट इज़ फैक्चुअली इनकरेक्ट। और ये जो किया गया है ये ऐसे ही है, शाम तक आप देखिएगा, अगर इन्होंने ये ओन नहीं करेंगे कि ये संजीदा पेशकश थी,
वो कैसे ओन कर सकते हैं? इमरान खान साहब का पूरा नैरेटिव इस कचरे के डब्बे में चला जाता है अगर वो ये मौलाना के हवाले से बात करते हैं। और साथ ही साथ देखिए वो जो अब्दुल कादिर साहब की बात है, वो उनको वो पीटीआई में वो शामिल हो गए, वज़ीर आज़म उन्हें अपने दफ्तर के अंदर वो पहना रहे हैं जो भी। अब सवाल ये है कि मेरे लिए हैरानगी की बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि पीटीआई का कॉन्डक्ट है ही ये कि बड़ी माजरत के साथ कि मुनाफकत करें, चोटी की करें और फिर आकर उसे बड़े शेमलेसली डिफेंड भी करें और कहें जी कमाल हो गया ऐसी की तैसी। अब मतलब आज आप देखिएगा ना, वो इंशाल्लाह हम चलाएंगे जितने भी वुज़रा थे जो कि वो बजा रहे थे ढोल के, देखिए जी कितना असूली फैसला हमारी जमात लेती है कि जैसे ही एतराज़ आया बलूचिस्तान में तो फौरी तौर पर हमने टिकट वापस ले लिया। हमने वर्कर की बात सुनी क्योंकि हमारे जो चेयरमैन हैं वो बड़े जमहूरी शख्सियत है इमरान खान साहब। आज देखिए क्या हुआ, वो एक कंपल्शन है ना, सियासत में कंपल्शन आ गई। उन्होंने कहा यार चूल्हे में गए असूल जो बोलते रहे हम, लेट्स गेट टू द बॉटम, लेट्स गेट टू द बेयर बोन्स। बेयर बोन्स क्या है कि जी सियासत ऐसे ही करनी है और सियासत ऐसी है कि भाई उसमें फिर हमने मुनाफकत भी लानी है और चले ले आए। ये मैं इसीलिए बार बार एक स्टेटमेंट जो हमेशा देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स कर रही है, ये उतनी अच्छी या बुरी जमात है जितनी बाकी है। तो ये हमें अब हैरान होना छोड़ देना चाहिए कि जी ये क्या हो गया, मौलाना हैदरी साहब को डिप्टी चेयरमैन की ऑफर कर दी और ये अब्दुल कादिर साहब का तो टिकट रिवोक किया था उनको पार्टी में शामिल कर लिया, वो 70 करोड़ वो 35 करोड़, मतलब इट शुडंट सरप्राइज अस एनी लॉन्गर ना। हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो एक जमात है आज की सियासत करने वाली और वो आज की सियासत ही करेगी। जो उसूल की बात है वो तकरीरों तक है, बाकी हर चीज़ गई जान जानी चाहिए थी। ठीक है जी भट्टी साहब, मैं एक मिनट बेनज़ीर, जरूर जरूर एक मिनट में आपके पास आती हूँ। मैं एक सवाल पूछ लूँ भट्टी साहब से। भट्टी साहब, मज़हर साहब ने अभी अपने तज्जिए में एक बड़ी अहम पॉइंट उठाया है। उन्होंने कहा जो परवेज़ खटक साहब का मुतहरिक होना, तो ज़रा कुछ अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि मुझे बताइए क्या अब ये जो एक्टिव हुए हैं परवेज़ खटक साहब ख़ास तौर पे, क्या कोई राब्ते शाब्ते हो रहे हैं, क्या कोई हुकूमत से बातचीत हो रही है, क्या कोई डील हो रही है? ये जो 2 बुज़दार मेरे ऊपर रिपोर्ट कार्ड में छोड़ दिए गए हैं, पहले इनसे मेरी जान छुड़वाएं। सर मैंने तो पहले भी कहा था बुज़दारों से क्या डरना, बेचारे बेज़रर से, आप बताएं ना। पहली बात तो ये मैडम शेख के पहले मैं मज़हर साहब और मुनीब का बता दूं कि बुज़दार साहब हर साल 2.5 साल में हर चौथे दिन बुज़दार गया। पाकिस्तान की 56% आबादी, आधा पाकिस्तान का बुज़दार जैसा लायक अहल मुस्लिम लीग को सूट करता है। कोई बेवकूफ़ ही होगा आज पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग में इस नून में से जो बुज़दार को बदलेगा। जो पीपी का हाल पंजाब में हुआ है, 5 साल बुज़दार निकाल गए, यही पीटीआई का हाल पंजाब में होगा। चीखें निकलवा दी हैं बुज़दार साहब ने। और ऐसी खूबियां इमरान खान साहब उनसे बताते हैं जो बुज़दार साहब को भी नहीं पता होती। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस पे सर जो सवाल आप गोल कर रहे हैं वो फटाफट बता दें। बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। मेरी बात क्या ठीक है, तज्जिया बताए ना, मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं सारी। मैडम शेख कुछ सुनने वालों पर भी छोड़ दें। नहीं आप बताएं ताकि सबको पता चल सके साफ साफ। अभी कच्ची पक्की चीजें चल रही हैं। आप 1-2 दिन में देख लीजिएगा। ये सेनेट का चेयरमैनशिप का वो लेने देना। भट्टी साहब की उम्मीद लगी हुई है, किसी ने उम्मीद दिलवाई हुई है भट्टी साहब को। अलीना, किसी ने उम्मीद दिलवाई हुई है भट्टी साहब को, उनकी उम्मीदों पे पानी ना फेरें, भट्टी साहब को 4 दिन खुश रहने दें। अच्छा नहीं आज तो मैं भट्टी साहब से पूछ के रहूंगी, मैंने बेनज़ीर के पास भी जा रहे हैं, जल्दी से भट्टी साहब बता दे, थोड़ा सा खिचड़ी के इंग्रेडिएंट्स तो बताए ना, दम पे चले हम बाद में चढ़ा देंगे। नहीं मैं मजीद आपको बताऊं बुज़दार साहब क्यों रहेंगे। लो जी, कसर अब मदर साहब निकाल देंगे, कसर अब मदर साहब निकाल देंगे। बता दे, 12 मिसालें लगाएं इस बासी कड़ी को। ये मैं आपको बता रही हूँ, सब लोग भट्टी साहब को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये खबर दबा के बैठे हुए हैं और हमें बता नहीं रहे हैं। भट्टी साहब जल्दी से बता दें। ये मुनीब साहब भी ठीक कह रहे हैं और चल क्या रहा है, ठीक कह रहे हैं। सर सबके कंधों पे बंदूक ना रख के चलाएं, जल्दी से बताएं। मैडम शेख 1-2 दिन के बाद बता दूंगा। हाय भट्टी साहब,
रहने दें आप रहने दें, आप नहीं कुछ बताते, सबको पता चल चुका है। भट्टी साहब आपके पास सब होता है, आप बताते ही नहीं, आप दूसरों को ताने मत दें। अब भट्टी साहब, बेनजीर शाह साहिबा। अलीना, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि देखें, पीटीआई ओन करती है या नहीं करती, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई वोट किसको करती है सेनेट के इलेक्शन में, ये देखना है। क्योंकि देखिए, पंजाब में भी हमने अभी देखा सेनेट का इलेक्शन जब हो रहा था तो किस तरह सीटें डिवाइड हो गई, मुस्लिम लीग नून अपनी ले गई, पीटीआई ने अपनी सीटें रख ली, लेकिन किसी ने ओन नहीं किया। तो ओन मेरे ख्याल से इतना फर्क नहीं पड़ता कि पीटीआई पब्लिकली ओन करती है नहीं, लेकिन इलेक्शन वाले दिन, क्योंकि खुफिया बैलेट से इलेक्शन होता है, वोट किसको देती है और अगर गफूर हैदरी साहब के खिलाफ कोई कैंडिडेट भी खड़ा करती है या नहीं। अच्छा, ठीक है जी, एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं। जनाब, जो इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त के ऊपर इंतखाब हुआ, यूसुफ रजा गिलानी बमुकाबला वजीर खजाना, उसकी बाज़गश्त अभी तक सुनाई दे रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से आज पीटीआई ने रुजू किया है और कहा है कि जी यूसुफ रजा गिलानी को डी सीट किया जाए, उनका नोटिफिकेशन रोका जाए, चूंकि वो जो वीडियो लीक हुई थी उसकी तहकीकात होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर एतराज़ात उठाए और कहा कि जिन्होंने पैसे लिए या अगर पैसे लेने का कोई मामला था तो उनको भी फरीक बनाया जाए। कौन कौन पीटीआई के नुमाइंदगान थे इसमें, जिनका नाम सामने आया, कौन नुमाइंदगान टूटे, उनका नाम भी सामने लाया जाए, इसमें फरीक बनाया जाए और उसके बाद दोबारा से ये रेफरेंस दायर किया जाए, दरखास्त लेके आई जाए। तो पीटीआई के अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसके बाद ये कहा कि जी कल दोबारा वो ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन के रूबरू जमा करवा देंगे। जो रिमार्क सामने आए हैं उसको भी हम जेर बहस लाएंगे, बड़े इंटरेस्टिंग है। इलेक्शन कमीशन ने जो सवालात उठाए हैं, इसके साथ साथ जो विफाकी वज़रा के बयानात सामने आ रहे हैं इस खास नशिस्त के ऊपर, जो अरकान पीटीआई के टूटे हैं उससे मुतल्लिक, वो भी बड़े तजाद वाले हैं। विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने एडमिट किया सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू देते हुए कि जी वज़ीर आज़म को पता है कि वो जो 16 या 17 अरकान हैं वो कौन हैं, उनके नाम सारे के सारे एक रिपोर्ट में वज़ीर आज़म के पास हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने शाहजेब खानज़ादा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि शायद वज़ीर आज़म को इसका पता नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल को यकजा करके हमारा सवाल कुछ यूँ कि क्या तहरीक इंसाफ सेनेट में बिकने वाले अफराद का नाम जाहिर करेगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन हैं, लेकिन हम जनरली इसका जायज़ा भी लेंगे। बेनज़ीर शाह साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, क्या समझती हैं ये जो 16-17 नाम हैं, ये मंजर आम पर आएंगे, लाए जाएंगे? क्या दोबारा कल इलेक्शन कमीशन के सामने शफाफ तहकीकात का जो एजेंडा लेके चल रही है पीटीआई, उसके लिए पहला कदम लेगी? बड़ा मुश्किल लगता है लीना, क्योंकि अगर वजीर आजम को वाकई में नाम पता है वो 17 एमएनए कौन है, और जैसे शेख रशीद साहब ने कहा है, और ये वजीर आजम खुद भी पहले 1-2 दिन पहले कह चुके हैं कि मुझे पता है कि किसको कितनी ऑफर की गई। तो अगर पीटीआई को पता है, वजीर आजम को पता है, तो ये नाम पहले ही सामने आ जाते या पब्लिक हो जाते या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती। एक जो आज की वैसे हेयरिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ईसीपी की जो समाअत हुई है, क्योंकि उसमें ईसीपी ने जो पीटीआई के वकील थे बैरिस्टर अली जफर साहब, उनसे कहा कि आपके एफिडेविट में ये तो लिखा हुआ है कि किसने पैसे ऑफर किए, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ या उनके नाम नहीं लिखे हुए जिन्होंने पैसे ऑफर किए गए, जो पीटीआई के एमएनए थे, जिसकी वजह से ईसीपी ने कहा कि आप ये दोबारा एफिडेविट तैयार करें, इसमें उनके नाम डालें और फिर इसको सबमिट करें। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अभी पिछले महीने कुछ वीडियोस आई थी 2018 के सेनेट के इलेक्शन के बारे में, जिसमें पीटीआई के एमपीएस थे और उन पे ये इल्जाम था कि उन्होंने सेनेट के इलेक्शन से पहले पैसे लिए। अच्छा, तब से लेकर अब तक, अभी तक, और ये मैंने पता कराया है, ईसीपी में पीटीआई ने या हुकूमत ने कोई एक कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई उन वीडियोस की तहकीकात के लिए। तो इससे तो ये नहीं लगता कि पीटीआई चाहती है कि वो ये जो एमएनएज हैं और एमपीएस हैं इनके खिलाफ कोई एक्शन ले। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये नाम जो है ये सामने आएंगे। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, जहाँ तक आपके इस सवाल का जवाब है कि पीटीआई इसका करेगी, नहीं लाएंगे तो कार्रवाई करना पड़ेगी। जितने भी मेंबरान हैं, कार्रवाई हुई तो वज़ीर आज़म की वजारत उज़्मा को ख़तरा है। लेकिन मुझे हैरानगी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की इंतखाब के हवाले से मुबैना डंकी ट्रेडिंग पर अब तक जो कुछ हुआ, मतलब जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया, मतलब जो कुछ इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल, मतलब अब तक जैसे मामले को आगे बढ़ाया गया, इस पर इलेक्शन कमीशन को सामने रखकर बसदे अदब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुबैना तौर पर जो कुछ हुआ सबके सामने, कहाँ गया इलेक्शन कमीशन डसके वाला? आपका जवाब नहीं में आ गया। हसन निसार साहब, कुर्बानी के बकरों का क्या है, अगर इनको सूट करता हुआ कर देंगे, नहीं करता हुआ तो नहीं करेंगे, सादी सी बात है। कुर्बानी के बकरे हैं, ठीक है। मजहर अब्बास साहब, एक तरफ
ये सारा जो आपने, ठीक है जी। मज़हर अब्बास साहब, आप इस सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं? वज़ीर आज़म कहते हैं इलेक्शन कमीशन मुतनाज़े है, फिर आज ये भी सामने आया इलेक्शन कमीशन ने खुद से कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अगर पता है तो नाम सामने आएंगे, नहीं आएंगे, क्या होगा? देखिए, बड़े खुशनसीब MNAs हैं, माल भी पकड़ लिया और PTI के अंदर भी रह गए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होगी, ये इनको भी पता है, इसलिए कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि अखलाकियात में अगर कहीं हुकूमत चली गई तो हुकूमत बचाना ज़्यादा ज़रूरी है अखलाकियात बचाने से। लिहाजा इन MNAs के खिलाफ, यानी शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि पता है, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि एजेंसियों से ब्रीफिंग ले लें, आपको पता चल जाएगा। तो एजेंसीज ने अगर ब्रीफिंग दी होगी तो उन्होंने नाम भी बताए होंगे ना, एजेंसीज ने ऐसी तो ब्रीफिंग नहीं दी होगी, नाम भी बताए होंगे। तो ना उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब ये है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत बचानी है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, जब ये बात खुद एडमिट कर ली गई कि ये स्टिंग ऑपरेशन था जी, तो स्टिंग ऑपरेशन तो आपने किया ना, तो उसमें आप दूसरे को अक्यूज कैसे कर सकते हैं? या तो आप भी जाएंगे, तो क्या PTI अपने इन 4 MNAs को कुर्बान कर देगी यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए? तो मेरा ख्याल है मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन इनमें से किसी का कुछ नहीं होगा जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब रहेंगे। इनमें से किसी का कुछ नहीं होगा, गो के मुश्किल सिचुएशन उस्मान बुज़दार साहब भी रहेंगे। दोबारा आप दोहरा रहे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। हम ये पूछ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में आज जो एतराज़ात उठाए गए हैं, क्या PTI उन 17-16 अरकान के नाम सामने लेके आएगी जो इस सारे, अगर स्टिंग ऑपरेशन था तो उसमें मुलव्विस थे, नामजद करेगी, फरीक बनाएगी? मुनीफ फारूक साहब, आप सिचुएशन को किस तरह देखते हैं? और ये भी बताइएगा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क सामने आया, अगर पैसों की कोई डीलिंग नहीं हुई तो क्या ये प्रूव हो सकता है हॉर्स ट्रेडिंग होगी, नहीं होगी? ये किस तरह से वर्क करता है? क्योंकि टिकट्स का भी जिक्र आया था दरमियान में कि पैसे नहीं लिए, टिकट्स लिए। जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, वो तो बड़ा काफ़ी उस पर बड़ा तफसील से बताया गया है, मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर के करप्ट प्रैक्टिस क्या है, इलीगल प्रैक्टिस क्या है, उसके अंदर जो आपकी ब्राइवरी है, रिश्वत जो है, उसको भी डिफ़ाइन किया गया है कि अगर आप किसी को लेवर करते हैं कि बेटो में टिकट के वादे के पीछे तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। सो चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन एक जो बात है वो बड़ी दिलचस्प है, जो रिपोर्टिंग हुई और जो सारी प्रोसीडिंग की जो आज हुई, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि भाई उस वीडियो के अंदर पैसे और टिकट का कोई जिक्र नहीं है जो आप बता रहे हैं जब अली जफर साहब दलाइल दे रहे थे। एक ये बात, दूसरी उन्होंने कहा जी कि इसमें तो यूसुफ रजा गिलानी का भी जिक्र नहीं है। और चले अगर गिल्ट बाय एसोसिएशन भी करनी है कि गिलानी साहब का बेटा कर रहा था तो वो भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो इस पूरे केस का मैं समझता हूँ जो लिंच पिन है वो जिस तरह भी मदर साहब भी कह रहे थे, क्योंकि आपने ओन कर लिया ना, वो कल तशरीफ ले आए शाहजेब खानजादा के शो पे, उन्होंने ओन कर लिया कि ये तो स्टिंग ऑपरेशन था, वज़ीर आज़म को भी पता था, पार्टी को भी पता था हम ये कर रहे हैं, तो उन्होंने ओन कर लिया। अब वीडियो बनाना इस मकसद के लिए कि आपने किसी को ट्रैप करना है, इसके हवाले से भी बाय द वे वो जो अरशद मलिक साहब वाला मामला था उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी डिटेल आई थी एक फैसले के अंदर कि क्या जो वीडियो है उसको किस तरह से एवेल्यूएट किया जाएगा, उसको काबिल इस्तेमाल वो होगी या नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ 2 लोग नहीं, अगर ये मामला खुलेगा तो फिर वो 16 लोग भी तो है ना जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी उन्होंने वोट बेचा, ईमान बेचा, जो कुछ भी किया, फिर उनको भी इम्प्लीकेट करें जी। वो कोई नहीं करेगा क्योंकि वहां से फिर हर किसी को पता है, हर किसी ने कह दिया कि हुकूमत जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल ये 2 लोग भी अगर इनका नाम बीच में इनका जिक्र कर देंगे, क्योंकि अली जफर साहब ने बड़ी तरीके से कहा, वो लायक आदमी ने कहा जी उनको बतौर गवाह बुला लें, उन्होंने कहा नहीं हम उन्हें नामजद करें, सो दैट मैटर्स अ लॉट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। आप हाँ या नहीं के ऑप्शंस नहीं ले रहे वैसे, फिर वाज़ेह हो गया राइट, लेकिन कुछ नहीं होगा, आई फील कुछ नहीं होगा अनलेस के PTI यू फील कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो इट्स अ यूनानिमस, ठीक है, इट्स अ यूनानिमस आंसर। हमारा पूरा पैनल कहता है नहीं, लेकिन भट्टी साहब जाते जाते ये मुनीब साहब ने जो बड़ी एक अहम बात की है बता दें, तो फिर ये सबके तज्जिए की रोशनी में तो क्या ये कहना चाह रहे हैं आप लोग कि वजीर आजम ने टूटने वाले अरकान से NRO ले लिया? मैडम शेख, फिर आप एक ट्विस्ट कर रही हैं। वजीर आजम NRO ले ले, अपोजिशन लीडर NRO ले रहे, पूरी असम्बली NRO ले रहे, इलेक्शन कमीशन कहाँ है NRO रोकने वाला, धांधली रोकने वाला? जो आज जिस तरह हेयरिंग हुई है, गिलानी साहब के बेटे को वो कह रहे हैं कि गिलानी साहब का नाम ही नहीं है। आइंदा से तमाम डंकी ट्रेडिंग करने वालों को है कि वो अपने उम्मीदवारों का नाम लिया करें ताकि इलेक्शन कमीशन को आसानी हो ये सारा
कार्रवाई करने में। खुदा के लिए इलेक्शन कमीशन को इधर उधर डस्का में वो लीगी खवातीन कहती हैं 20 में करें पूरा कालदम, इधर टुक टुक दीदम दम ना कशीदम। ये दोहरा मयार है मैडम शेख, इसको दोहरे मयार को खत्म करना होगा। अच्छा। ये एक तरफ कुछ इसको खत्म करें। इलेक्शन कमीशन की साख पर सवाल है, लेकिन दोहरा एनआरओ कैसे ले लिया। वजीर आजम अगर अपनी हुकूमत बचाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन के पार्ट को बुलाना चाहिए, वजीर आजम को बुलाना चाहिए, अटॉर्नी जनरल को बुलाना चाहिए, मरियम नवाज को बुलाना चाहिए, उन MNAs को बुलाना चाहिए, अली हैदर गिलानी को बुलाना चाहिए। वो जल्दी से मुनीब साहब से जवाब ले लेते हैं। मुनीब साहब, इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन को ऐसा करना चाहिए। कमीशन के पास बहुत वसी इख्तियार है और मैं भट्टी साहब की जज्बात की कदर करते हुए मैं ये अर्ज करूंगा कि जो ये एक कानूनी मामला है, ये बात ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास बड़ा वाज़ेह इख्तियार है, वो कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन फिर मसला ये है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिलेक्टिव रहना चाह रही है, वो सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो सकेगी। फिर अगर ये मामला खुलना है, अगर यूसुफ रजा गिलानी को गिल्ट बाय एसोसिएशन के बेटा कर रहा था, फेयर एनफ, बहुत बड़ी एसोसिएशन है कि बेटा आपका वहां अगर पैसे का जिक्र नहीं भी है तो वोट जाया करने के बता रहा था, ये भी कवर होता है इलेक्शन एक्ट 2017 में। लेकिन पीटीआई को मजीद शवायद देने पड़ेंगे, उन लोगों को शामिल करना पड़ेगा जिनके ऊपर इल्जाम है कि जिन्होंने सर बुलाएं तो सही, बुलाएं तो सही, शवायद मांगे तो सही। भट्टी साहब आज वो यही कहा गया ना कि दरखास्त के अंदर उन लोगों के नाम लिखे और उन्होंने कहा कि ठोस शवायद 2 तारीख को दरखास्त दी है, आप 9-10 को बुला रहे हैं, ये क्या बात है, इतना डिले क्यों? भट्टी साहब वो अब इलेक्शन कमीशन बेहतर बता सकता है, मैं तो जो समझ सकता हूँ जो आज की प्रोसीडिंग से मैंने तो वो अर्ज की। इलेक्शन कमीशन का दोहरा मयार है इलेक्शन कमीशन का। जी बिल्कुल, आप फिर आपकी राय, आपकी अपनी राय है, उसका बड़ा एहतराम है, आप ठीक कह रहे हैं। मजहर अब्बास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मजहर साहब क्विकली। देखिए इलेक्शन मतलब वो ठीक है, भट्टी साहब की बात उसूली तौर पे पहली चीज ये कि ये इलेक्शन कमीशन अगेन कौन चेयरमैन इलेक्शन कमीशन लेकर आया। फिर हमारे यहाँ यही बदकिस्मती है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल को 4 महीने में फैसला देना होता है, 5 साल में भी फैसला नहीं होता। इलेक्शन कमीशन को जल्दी चाहिए, 12 मार्च से पहले इसका फैसला होना चाहिए। ठीक है, गो के हमारे तमाम एनालिस्ट ये कहते हैं कि जी शायद पीटीआई बल्कि वाजे ना के ऑप्शंस ले रहे हैं कि पीटीआई इससे मुतल्लिक फरीक नहीं बनाएगी जो सारे वो 17-16 MNAs थे जो टूटे। लेकिन एक बात जो मुनीब साहब भी कहते हैं और भट्टी साहब खास तौर पर मुतालबा करें कि इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। भट्टी साहब यहाँ तक कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन का दोहरा मयार है। तो आपसे मुलाकात होगी दोबारा नए सवाल के साथ।